हम एक वर्तमान समय के एक बहुत ही बर्निंग इशू, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे और वो है यूजीसी विवाद। यूजीसी विवाद क्या है, हम इसको देखेंगे। दरअसल अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसी जनवरी के महीने में यूजीसी, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका हिंदी होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका होता हिंदी होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में एक नियम बनाया है यूनिवर्सिटी के अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लीकेबल है। जो नियम जो यूनिवर्सिटी में लागू होने हैं वो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये यूजीसी ने बनाया है। थोड़ा सा हम संक्षेप में समझ लेते हैं पहले, और यूजीसी के जो ये नए नियम है उसके जो प्रोविजन है उसको भी हम देखेंगे। उसके ऊपर वाद विवाद क्या है उसको पक्ष विपक्ष को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा एक लाइन में समझ लेते हैं यूजीसी। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक संस्था है। इसका काम क्या है? इसका काम है देश भर में जितने विश्वविद्यालय हैं और जितने महाविद्यालय हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको रेगुलेट करना, उनके लिए नियम तय करना, महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, उनकी मान्यता को रद्द करना। तो ये सब यूजीसी के काम है। इसके अलावा यूजीसी उन महाविद्यालय विश्वविद्यालय के हर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सारा यानी संक्षेप में आप समझ लीजिए कि भारत के भीतर जो विश्वविद्यालय है उनका संचालन कैसे होगा, ये पूरा जो कार्य है वो यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसी यूजीसी ने एक नया अभी रूल लाया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी, मतलब समता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों में यानी यूनिवर्सिटी में समानता को बढ़ावा देना, रेगुलेशन नियंत्रण 2026। तो ये कानून आया है। और ये कानून किसके जगह आया है? 2012 में एक कानून था इसके लिए, उसके जगह एक नया कानून आया है। इस नया कानून आया है, इसकी पृष्ठभूमि जरा देखते हैं, फिर हम देखेंगे इसके प्रावधान क्या है और विवाद क्यों। दरअसल क्या हुआ था कि वर्ष 2016 में जनवरी 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित समाज, या उसको संविधान में जिनको अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जाति से आने वाले एक छात्र रोहित बेमूला ने सुसाइड कर लिया था। रोहित बेमूला ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा था उससे ये पता चला कि उनके साथ यूनिवर्सिटी में कास्ट बेस पे यानी कि जाति के आधार पर उत्पीड़न और प्रताड़ना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? यूनिवर्सिटी संस्था के द्वारा, वहाँ के प्रशासन के द्वारा उनके साथ जाति आधार पर उत्पीड़न हुआ था। उनके जो लेटर, मतलब जो उन्होंने सुसाइड लेटर छोड़ा था, उससे कुछ इस तरह की बातें सामने आई थी। फिर वर्ष 2022 में भी इसी तरह की एक घटना मुंबई में पायल नाम की एक छात्रा के साथ हुई थी। तो ये जो वर्ष 2016 की घटना हुई थी और जो 2022 की घटना हुई, इन दोनों में क्या हुआ कि इन दो इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये जो चर्चित मुद्दे रहे, इन दोनों छात्र और ये जो छात्रा है, इनके परिजन सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने न्याय के लिए गुहार लगाई। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वो एक नई व्यवस्था लेकर के आए जिससे कि हायर एजुकेशन, उस शिक्षण संस्थानों में जो कास्ट के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, उसको दूर किया जा सके और विश्वविद्यालय में समानता को सुनिश्चित किया जा सके। फिर इस पे 2016 की एक घटना है। फिर बाद में क्या हुआ कि इस पे संसद के भीतर एक कमेटी बनाई गई। वो राज्यसभा के सदस्य जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता श्री दिग्विजय सिंह जी, उसमें ये एक कमेटी बनी उनके नेतृत्व में संसदीय सदस्यों की, जिसमें सभी पार्टी के, संसद में जितने भी पार्टियां हैं उन सब पार्टी के सदस्यों को उसमें शामिल किया गया। उन सभी सदस्यों ने मिल करके एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट फिर यूजीसी के पास आया और यूजीसी ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया। तो ये जो यूजीसी ने जो ये नियम
लागू किया है, इसमें क्या प्रोविजन है इक्विटी यानी समता के लिए। तो इसमें 2012 में जो नियम थे उसमें कुछ बदलाव हुए। 2012 में जो था उसमें ये माना गया था कि कास्ट जाति के आधार पर भेदभाव सिर्फ एससी एसटी के साथ होता है, इसीलिए समाधान की व्यवस्था भी सिर्फ एससी एसटी के लिए थी। लेकिन ये जो नया आया है नियम, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। इसमें ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो ओबीसी के साथ भी होता है। तो इसमें एससी एसटी की जगह ओबीसी को भी शामिल किया गया। एक नए और वर्ग को शामिल किया गया है, वो हैंडीकेप विकलांग वर्ग को भी शामिल किया गया है, जो कि 2012 के नियम में नहीं था। और इसके प्रोविजन क्या है, इसमें कहा गया है कि हर यूनिवर्सिटी के स्तर पे 3 तरह की संस्था होगी। एक होगी ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसके 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। और इन 5 सदस्यों में कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, यानी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इस 5 सदस्य में कोई एक एससी, एक ओबीसी या इस तरह से होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ये 5 सदस्य कोई भी हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं। तो एक 3 संस्था जो बननी, उसमें से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, एक है इक्विटी कमिटी। ये है इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी में कहा गया है कि 10 सदस्य होंगे, और इसमें कहा गया है कि जो 10 सदस्य होंगे उसमें से एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक महिला, इन 4 से एक होना कम से कम जरूरी है। यानी कि 10 में से कम एक ओबीसी होने चाहिए, एक एससी, एक एसटी और एक महिला सदस्य होने चाहिए, ये कहा गया है। और इसके अलावा एक है इक्विटी स्क्वाड भी होगा, जो यूनिवर्सिटी में समता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। तो ये 3 तरह की संस्था जो है यूनिवर्सिटी के लेवल पे बनेगी। और अब इसमें क्या है कि ये जो अब विवाद क्या है, अब विवाद में हम आते हैं, चूंकि ये नियम आने के साथ ही विवाद हो गया, और इस समय आप देखेंगे हर चैनल पे डिबेट चल रहा है, अखबारों में सुर्खियां छप रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो ये नए नियम है इसको चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में उसके तारीख भी तय कर दिए गए हैं सुनवाई के। तो हम विवाद के बिंदु को देखते हैं, जो लोग इस नियम का विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। उनका कहना है कि ये जो नियम है ये सामान्य वर्ग के विरोधी है। वो कह रहे हैं कि चूंकि इस जो नियम बनाया गया है इसमें वो सामान्य वर्ग का विरोधी क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो इक्विटी कमेटी है इसमें 5 सदस्य जो है जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग। हालांकि विकलांग में तो हर विकलांग को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उनको शामिल किया गया है। महिला में भी हर कास्ट की महिला को शामिल किया गया है। तो लेकिन इनका कहना है कि ये जो 5 रिजर्व किए गए हैं, तो ये जो चूंकि यहाँ क्या होगा कि एक शिकायत का अधिकार तो केवल एससी, एसटी, ओबीसी के पास ही है, तो जाहिर है, और यहाँ सुनवाई करने वाले भी उन्हीं के होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी के। तो ये सामान्य वर्ग के खिलाफ हो जाएगा, और ये न्याय की भावना का उल्लंघन कर रहा है। इनका ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क ये दे रहे हैं कि इससे देश में जाति पात को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा ये तर्क ये दे रहे हैं कि ये ओबीसी, एससी, एसटी के लिए तो प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन अगर जनरल कास्ट के किसी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है तो वो कहाँ जाएंगे, इसके लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनकी तीसरी शिकायत ये है कि उनका कहना है कि अगर किसी जनरल कास्ट के किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी स्टूडेंट के ऊपर भेदभाव का आरोप लगता है तो साबित भी उन्हीं को करना पड़ेगा जिनके ऊपर आरोप लग रहा है। इसके अलावा इनका यह भी तर्क है कि अगर मान लिए कि कोई किसी पे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, और वो आरोप अगर साबित नहीं होता है तो जो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ इस नियम में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो इन आधार पे ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनका मोटे तौर पे ये तर्क है। अब जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं उनका तर्क क्या है। उनका तर्क ये कहना है कि जिस 10 सदस्य, ये जो कमेटी में से जिस 10 सदस्यों वाली कमेटी है जिसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि 5 तो उसी रिजर्व पक्ष से होंगे, उनका कहना है कि ये 10 में से तो केवल 5 ही होंगे, 5 ही होंगे, बाकी तो सब
कोई और हो सकता है, बाकी 5 तो जनरल कास्ट का भी हो सकता है। दूसरा इनका तर्क है कि अगर महिलाओं के लिए है तो महिला तो हर कास्ट की होती है। दूसरा इसके अलावा इनका तर्क है कि अगर विकलांग को शामिल किया गया है तो विकलांग तो हर कास्ट के होते हैं। तो ये इनका तर्क है। दूसरा इनका तर्क है कि यहाँ तो चलिए 10 में से 5 का प्रोविजन हो गया है, लेकिन ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, यहाँ जो 5 सदस्यों का प्रावधान है, उसमें उस 5 सदस्यों में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी का होना ही चाहिए या महिला होना ही चाहिए या विकलांग के एक सदस्य होना चाहिए। उनका तर्क है कि इन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा उनका तर्क है। तीसरा है कि चूंकि अगर मान लीजिए इसमें प्रावधान है कानून में कि किसी सदस्य के खिलाफ भेदभाव का आरोप लग रहा है किसी स्टूडेंट के खिलाफ, और उसके बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है और उसके बाद वो रिपोर्ट से अगर जिसके ऊपर आरोप लगा है अगर वो उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और उसको उसको लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस अन्याय हो रहा है, तो वो उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, ओम्बुड्समैन पर्सन नाम का एक संस्था बनाया गया। उनके पास अधिकार है कि वो वहां जाकर के अपनी रिपोर्ट, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, हमने ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा ये जो पक्ष में तर्क दे रहे हैं, उनका एक और तर्क है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि भारत में जितने यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटी में के जो वाइस चांसलर है, उनका डाटा उन्होंने ले आया और उस डाटा के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी में जितने वाइस चांसलर हैं, उनमें से मतलब 1-2 अपवाद को 2-4 छोड़ दीजिए तो सब के सब जनरल कास्ट के ही हैं वाइस चांसलर। और ये जो पूरा प्रोसेस है पनिशमेंट का या सुनवाई का, इस प्रोसेस के पूरे प्रोसेस के हेड वाइस चांसलर होंगे। तो जब वाइस चांसलर भी उसी कैटेगरी से है जिनको ये पूरा मॉनिटर करना है, तो ये कैसे हो सकता है कि इनके साथ भेदभाव हो जाए? ये इनका तर्क है। इनका एक और तर्क है कि जो इनका कहना है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि सामान्य वर्ग के साथ जो भेदभाव होगा तो उसके साथ कहाँ, वो उसके लिए कहाँ जाएगा? तो इनका ये तर्क है कि जाति आधारित भेदभाव भारत के समाज में कभी सामान्य वर्ग के साथ हुआ ही नहीं। ये कह रहे हैं कि जाति आधारित भेदभाव तो केवल एससी, एसटी और ओबीसी के साथ होता है। इनका ये तर्क है। इस तर्क के आधार पर ये कहते हैं कि इनकी जो मांग है वो गलत है, क्योंकि इनके साथ जाति आधारित कोई भेदभाव होता ही नहीं है। इनका अलग तर्क है, ये जो एक उदाहरण दे रहे हैं रोहित वेमुला के साथ, और कई और एग्जाम्पल लेकर के ये लोग सामने आ गए और उसमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी के लेवल, यूनिवर्सिटी कैंपस में कई लेवल पे एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भेदभाव होता है। उसमें वो बताते हैं कि जैसे पीएचडी के लिए पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है या और भी किसी चीज़ के लिए होता है, तो वहाँ जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको जानबूझकर कम अंक दिया जाता है, या फिर जो संस्था के प्रशासन है या बड़े पदाधिकारी है उनके द्वारा भी एससी, एसटी के खिलाफ जाति सूचक कमेंट किए जाते हैं। तो इस तरह के ये कई तरह के तर्क ये अपने पक्ष में दे रहे हैं और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो इस तरह के तर्क अपने पक्ष में दे रहे हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को हमने आपके सामने रख दिया और बाकी डिसीजन आपको लेना है कि आपका अपना क्या राय है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो हालाँकि इस पे अब चैलेंज हो गया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन एक है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है या जो अलग-अलग संस्थानों में गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, चूँकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी गवर्नमेंट का प्रतिनिधि ही होता है, तो उनके लिए ये कंपल्सरी हो जाता है कि सरकार का जो स्टैंड है वो उनके साथ खड़े रहें। ये उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है। बाकी क्या सही क्या गलत है निजी तौर पे वो डिसीजन आपको लेना है। जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है और जो जो विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन कर रहे हैं, उन दोनों के क्या पक्ष हैं, क्या विपक्ष है, वो हमने आपके सामने रख दिया।